सॉरी, आई वाज अकॉर्डिंग टू मी शायद मेरा माइक ऑन था। आई एम रियली सॉरी, मेरी बैकग्राउंड साउंड आ रही थी शायद। ओके गाइस, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट दैट हाउ यू कैन लिस्ट योर प्रोडक्ट्स इन बल्क। आप लोग बल्क में कैसे अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, हम वो सीखेंगे। मोहम्मद, कल मैंने आपका अकाउंट क्रिएट किया था ना, एक बार अपना नंबर प्लीज मेरे को शेयर कर दो दोबारा से। ओके मैम, वैसे मैंने पासवर्ड चेंज किया था, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ हाँ, व्हाट्सएप मुझे एक बार शेयर पासवर्ड। करना प्लीज। हाँ, दोनों चीजें शेयर कर दो मुझे। ओके। ओके। द फर्स्ट लेटर इज कैप्स। फर्स्ट लेटर कैप्स है क्या इसका? यस। ठीक है। ओटीपी आएगा मोहम्मद, एक बार मेरे को शेयर कर दो प्लीज। सो गाइज, अभी हम लोग बल्क लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे। जिस भी पर्सन ने एक साथ प्रोडक्ट्स अपलोड करने हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्टली मोहम्मद इज हैविंग सम डाउट इन द शिपिंग चार्जेस। मोहम्मद, एक बार अपने डाउट क्लियर कर लो सो दैट अब हम आगे चलें फिर। मैम, जैसे कल आपने बताया कि कुछ एडिशनल अगर वेट हो गए तो हम्म। उसमें कुछ अलग से चार्ज लगेंगे। हम्म। लेकिन मैम उसमें डाउट ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट का वेट 500 से 1 kg के अगर बीच में हो तो हम्म। उसका क्या होगा चार्ज? मैं ये मुझे एक मिनट बताती हूँ मैं आपको। ये खोल लें हम चार्जेस वाली शीट, देन आई विल टेल यू। ओके। यू आर नॉट ऑडिबल। गाइस, सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? एवरीबॉडी? नकुल, जस्ट चेक एक बार ना, रीलॉग इन कर लो जिन लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर प्रोडक्ट इज विद इन 500 ग्राम तो 3080 रहेगा। अगर 500 ग्राम्स के ऊपर आपका और 500 ग्राम ऐड हो जाता है, दैट मीन्स 500 ग्राम का तो मेरा एक प्रोडक्ट है ही। मतलब आपका अगर प्रोडक्ट का वेट है 700 ग्राम एग्जाम्पल, तो 500 के स्लैब रेट में भी आता है, ये वाले स्लैब रेट में भी आता है। इन दैट केस इट विल बी 38 प्लस 16। ठीक है मोहम्मद? यस, ओके मैम, थैंक यू। ओके। चलो, अब हम लोग बल्क लिस्टिंग सीखते हैं। एक बारी बल्क लिस्टिंग करने के लिए मुझे सबसे पहले जाना है इन्वेंट्री सेक्शन में, एंड देन आई हैव टू गो ऑन ऐड प्रोडक्ट्स वी अपलोड। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट्स वी अपलोड, इस पे टैप कर दूंगी। सो यहाँ टैप करने के बाद ये वाला सेक्शन ऐसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं जाऊंगी डाउनलोड एंड इन्वेंट्री फाइल में। आई क्लिक ऑन डाउनलोड एंड इन्वेंट्री फाइल। स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहां पर अब मेरे पास आ गई है कैटेगरीज।
गाइज व्हेनेवर यू आर डूइंग द बल्क अपलोडिंग तो आप मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो. इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट द मल्टीपल कैटेगरीज हेयर. सो मैं अभी यहाँ पे रैंडमली कुछ एक दो कैटेगरी सिलेक्ट कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने बेबी केयर, बेबी, और ये मैंने सिलेक्ट कर ली 3 कैटेगरीज यहाँ पे. उसके बाद हम जाते हैं बैग्स एंड लगेजेस में. यहाँ पे भी मैंने एक और रैंडम कैटेगरी सिलेक्ट कर ली. देन हम चलते हैं ब्यूटी पे, अदर ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस. ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पे ऐसे इतनी सारी कैटेगरीज सिलेक्ट कर ली है. ठीक है, सब लोगों को यहाँ तक समझ आ गया कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करी मैंने? एवरीबॉडी इज क्लियर कि कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है? यस और नो? ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आए हैं. फर्स्ट इज एडवांस टेम्पलेट, सेकेंड इज कस्टम. एडवांस क्या होता है? ये एक तरह से एक्सेल शीट होती है हमारी. टेम्पलेट मतलब एक्सेल शीट है यहाँ पे. ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एन एक्सेल शीट. एडवांस एक्सेल शीट कौन सी होती है? जिसमें यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस दैट वी हैव सीन इन वन बाय वन लिस्टिंग. हमें वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे जो मैंने वन बाय वन लिस्टिंग में सीखे हैं. All the options I will be able to see here that I have seen in one by one listing. उसके बाद आता है कस्टम. कस्टम एक्सेल शीट्स में सिर्फ आपको वही ऑप्शंस दिखेंगे जो आप देखना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू ऐड इमेजेस, तो मैं इमेजेस पे टैप करूंगी और ऐड कर दूंगी, तो मेरे को सिर्फ इमेजेस का ऑप्शन दिखेगा और मेजर एक जो मेन ऑप्शन होता है जिसमें थोड़े बहुत जो मेन चीजें है वो दिखेंगी. इमेजेस तो दिखेगा ही दिखेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा. वेरिएशन का नहीं दिखेगा, बेसिक, डिस्कवरी, ये सब चीजें नहीं दिखेंगी. सो कस्टम हम लोग बहुत रेयर केसेस में यूज करते हैं. यूजुअली वी गो फॉर द एडवांस एक्सेल शीट. क्लियर है गाइस सब लोगों को? एडवांस और कस्टम में, मतलब कस्टम में यू कैन क्रिएट योर एक्सेल शीट ऑन योर ओन. ठीक है, सो अभी मैं एडवांस पे जा रही हूँ एंड आफ्टर दैट आई एम क्लिकिंग ऑन जनरेट टेम्पलेट. गाइस किसी का माइक ऑन है? प्लीज ऑफ योर माइक. सो आई विल ओपन. ये एक्सेल शीट मेरी डाउनलोड होगी है. नाउ आई विल ओपन दिस एक्सेल शीट. सो ये एक्सेल शीट थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेगी. जस्ट वेट फॉर अ मिनट, अभी ओपन हो जाएगी. सो गाइस जितनी भी चीजें मैंने वन बाय वन लिस्टिंग में फिल करी थी, यहाँ पे वही सारे सेक्शंस मुझे एक्सेल शीट में मिलेंगे. सेम सारे वही सेक्शंस होंगे. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेक्शंस होते हैं. अगर आपको लगता है कि वो आपकी कैटेगरी के रेलेवेंट है तो आप ऐड करना, वरना मत ऐड करना. ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 4 एक्सेल शीट्स हैं. डेटा डेफिनेशन, टेम्पलेट, ब्राउज डेटा एंड वैलिड वैल्यूज. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे डेटा डेफिनेशंस की. हमें ना ही डेटा डेफिनेशंस में कुछ करना है, ना ही ब्राउज डेटा में, और ना ही वैलिड वैल्यूज में. वी जस्ट हैव टू डू एवरीथिंग इन द टेम्पलेट. हमें सब कुछ यहाँ पे टेम्पलेट में करना है जो भी हमें एडिटिंग करनी है. अगर आप इनमें से किसी को भी छेड़ दोगे तो गाइज इट इज एन ऑटोमेटेड एक्सेल शीट. if you will remove anything, if you will add anything in any other excel sheet, it will show an error at the time of uploading. So we just have to edit everything in the template. हमें सब कुछ टेम्पलेट में करना है. यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगी,
अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगी। लाइक मुझे ब्यूटी के भी मैंने कैटेगरी ऐड करी थी ना वहां पे, उसमें से मेरे को कौन सी कैटेगरी का भी मैं फर्स्ट प्रोडक्ट डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ बेबी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद SKU क्या होता है गाइस? व्हाट इज SKU? मैंने कल बताया था। SKU क्या होता है? मैम स्टॉक कीपिंग यूनिट। यस। सो SKU आप यहाँ पे फिल कर देना। आफ्टर दैट ब्रांड नेम यहाँ पे आप जेनेरिक फिल करोगे। प्रोडक्ट आईडी अगर मैंने GTN एग्जाम्पशन ले लिया है तो उसको फिल करने की जरूरत नहीं है। आइटम नेम में हम इसका टाइटल फिल कर देंगे, जो हमने टाइटल कल फिल किया था। मैन्युफैक्चरर का नाम मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता है मैन्युफैक्चरर का नाम तो आप फिल कर देना, और अगर नहीं पता तो यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम भी फिल कर सकते हो। देन यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का पार्ट नंबर फिल करना है। उसके बाद आता है गाइस, एक आता है रिकमेंडेड ब्राउजिंग नोट्स। क्या होते हैं ब्राउजिंग नोट्स? मैं आपको दिखाती हूँ। इफ आई विल गो इन द ब्राउज डेटा, किसी को पता है ब्राउजिंग नोट्स क्या होते हैं? एनीबडी? किसी को आइडिया है ब्राउजिंग नोट्स क्या होते हैं? गाइस ब्राउजिंग नोट्स होते हैं आपकी कैटेगरी का पाथ। दिस इज द पाथ ऑफ योर कैटेगरी विच बेसिकली इज यूज्ड बाय Amazon itself। ये ना ही कस्टमर के लिए यूजफुल है, ना ही आपके लिए एज अ सेलर भी आपके लिए यूजफुल नहीं है। इट इज ओनली यूज्ड बाय Amazon itself फॉर ट्रैकिंग ऑफ योर कैटेगरी। अगर मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी लिख के दे रही हूँ ब्यूटी, फ्रेग्रेंस, डिओड्रेंट्स एंड रोल, और उसके बाद भी निविया का डिओड्रेंट, बहुत लंबी कैटेगरी हो गई। एट द सेम टाइम रिकमेंडेड ब्राउजिंग नोट्स में ऐसे ऐसे नंबर दे रखे हैं कुछ कुछ, ये नंबर आपको अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग पिक करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये नंबर आप अपना रिकमेंडेड, ये जो है ना इसका, ये जैसे इज इट ओके नाउ? अभी देखो मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? ठीक है ओके। सो गाइज मैं ब्राउजिंग नोट समझा रही थी। ब्राउजिंग नोट हम लोग दोबारा समझते हैं, शायद मेरी वॉइस चली गई थी। ब्राउजिंग नोट्स आर पर्टिकुलरली द पाथ फॉर योर कैटेगरी। ये आपकी कैटेगरी का पाथ होता है। जो भी कैटेगरी आप ऐड कर रहे हो उस कैटेगरी की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ना Amazon ने कुछ नंबर्स दे रखे हैं। जो भी कैटेगरी ऐड करिए उसका नंबर आप यहाँ से पिक करोगे एंड देन यू हैव टू ऐड दैट नंबर हेयर इन योर ब्राउजिंग नोट्स। क्लियर हो गया? एवरीबॉडी इज क्लियर दैट ब्राउजिंग नोट क्या होता है? यस और नो, सब लोगों को क्लैरिटी है? परफेक्ट। मूविंग फर्दर, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे जैसे कल बताया था। उसके बाद प्रोडक्ट की सब कैटेगरी अगर कोई है तो फिल कर देना, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। मॉडल नेम इफ योर प्रोडक्ट इज हैविंग तो फिल कर देना। सेंट नेम सेम। ओके, मेरे को कोई बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलर एंड कलर मैप? कलर और कलर मैप में क्या डिफरेंस है? एनीबडी? Color is original color ओके, and color map is variant of the color. एग्जैक्टली मतलब कलर होता है मेरे प्रोडक्ट का मेन कलर। मेरा प्रोडक्ट ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का है, येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है, दैट विल बी कलर। ओके, एग्जैक्टली। और कलर मैप होता है शेड्स ऑफ योर कलर। विच एवर द शेड कार्ड होता है ना, जैसे ब्लू में नेवी ब्लू है, डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू है, सो दैट विल बी योर कलर मैप। क्लियर?
सब लोगों को क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन कलर एंड कलर मैप? ओके गाइज, ये क्योंकि बेबी प्रोडक्ट है दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग द मिनिमम रिकमेंडेड एज, नॉर्मली नहीं आता है सारे प्रोडक्ट्स में। देन मटेरियल टाइप क्या है आपके प्रोडक्ट का, उसके बाद आप सब लोगों को दिख रहा है मटेरियल टाइप के अप्रॉक्स 3 से 4 सेक्शन है, ठीक है। ये वाले सेक्शन जब आपके प्रोडक्ट में 4 से 5 तरह का मटेरियल है तभी यूज करने हैं, अदरवाइज एक मटेरियल फिल कर दो, अगर बाकियों को ब्लैंक छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। देन आइटम टाइप नेम यहाँ पे आपको फिल करना है, कलेक्शन कौन सी है, मैन्युफैक्चरर का कॉन्टैक्ट नंबर, आइटम फॉर्म, पीपीयू यूनिट, पीपीयू काउंट ऑफ मेजरमेंट, ये भी कल बताया था। आइटम लेंथ, आइटम की आपकी जितनी लेंथ है वो आप यहाँ पे मेजर कर लोगे एक बार। आइटम की हाइट एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का मेजरमेंट, कंट्री ऑफ ओरिजिन कि कहाँ पे प्रोडक्ट आपका ओरिजिनेटेड है। एचएसएन कोड, मैंने ये भी कल बताया था एचएसएन कोड क्या होता है। योर प्राइस ऐड करोगे, क्वांटिटी, एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इमेजेस। ओके, अभी इमेज ऐड करने का ना यहाँ पे एक अलग से तरीका है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ तक इमेज से पहले वाला पार्ट सब लोगों को क्लियर हो गया? एवरीबॉडी इज क्लियर विद द इमेज पार्ट टिल इमेज पार्ट? yes or no? everybody is clear? अच्छा, अब ये बताओ इमेज का यूआरएल किसे क्रिएट करना आता है? डू यू नो दैट हाउ टू क्रिएट द इमेज यूआरएल? आप लोगों को पता है इमेज का यूआरएल कैसे क्रिएट करते हैं? yes और नो, आर यू अवेयर? नहीं पता? सो ऑनलाइन देखते हैं इमेज का यूआरएल कैसे क्रिएट करते हैं एक बार। फॉर दैट या तो आप ड्रॉप बॉक्स यूज कर सकते हो, इफ यू डोंट नो अबाउट ड्रॉप बॉक्स तो उस केस में आप नॉर्मल गूगल क्रोम पे जाओ एंड देन हेयर राइट एज जेपीजी टू वेब, ठीक है। यहाँ पे ना आपके पास साइट आएगी, एक आएगी इमेज ऑनलाइन कन्वर्ट डॉट कॉम, imageonlinconvert.com। I'll click on this. After that I have landed on this site. I'll scroll it down from here. ओके, सो यहाँ पे ना आप सबसे पहले अपनी एक इमेज चूज कर लोगे। फर्स्टली आई चूज वन इमेज, जो भी मेरी जेपीजी इमेज है। So I can choose my any of the images. एक second. For example, this image I have picked and I'll click on open. ये मेरी जेपीजी इमेज थी, मैंने अपलोड कर दी। आफ्टर दैट मैं इस पे क्लिक करूंगी स्टार्ट कन्वर्जन पे, ठीक है। अभी ये पूरी अपलोड हो जाए एक बार। अब मैं क्लिक कर दूंगी स्टार्ट कन्वर्जन। तो दैट यहाँ पे ये इमेज मेरी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई है। मैं सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करूंगी और ये मेरी इमेज जो है डाउनलोड हो जाएगी। सी, यहाँ पे डाउनलोड हो गई। आई विल ओपन इट। यही इमेज थी, इसका यूआरएल मैं पिक कर लूंगी। I will just pick the URL and then I will paste it in my Excel sheet, ठीक है।
यहाँ पे मैं मेन इमेज यूआरएल में अपनी इमेज का यूआरएल डाल दूंगी। उसके बाद जितनी इमेजेस हैं आप सारी इमेजेस ऐसे अपलोड करोगे और सबके यूआरएल आते रहेंगे और आप यहाँ पे पेस्ट करते रहोगे। सब लोगों को क्लियर हो गया? गाइस सब लोगों को क्लियर हुआ किस तरह से इमेज का यूआरएल क्रिएट करना है? हम कितनी इमेजेस डाल सकते हैं? टिल 9 इमेजेस। टिल 9 इमेजेस, ओके मैम। ठीक है, आफ्टर दैट आता है ये वेरिएशन का सेक्शन। सॉरी माय मैम आई जॉइन लेट सो मिस्ड आउट। हुजैफा नॉट एन इशू, आप एक बारी रिकॉर्डिंग देखना आज, क्योंकि अभी मैं ना हमने हाफ एन आवर में ना थोड़ी सी चीजें कवर आउट कर ली हैं। सो यू कैन जस्ट सी द रिकॉर्डिंग, अगर कोई डाउट आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? आफ्टर दैट यहाँ पे अब हमने वेरिएशंस ऐड करने हैं जिस तरह से हम पहले वेरिएशंस ऐड करते थे। इन द सेम वे यू विल ऐड द वेरिएशंस हेयर। कैसे? सबसे पहले आप बताओगे कि आपका प्रोडक्ट पेरेंट है या चाइल्ड है। देन उसके बाद यहाँ पे आप ये बताओगे कि SKU क्या है आपके चाइल्ड प्रोडक्ट का, वेरिएशन कौन सा है और रिलेशनशिप में आएगा आपका वेरिएशन, दैट्स इट, और वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको ASIN फिल नहीं करना, वेरिएशन में सिर्फ SKU फिल करना है, ठीक है? चाइल्ड प्रोडक्ट का सिर्फ SKU फिल करना है, वेरिएशंस में ASIN फिल नहीं करना। मूविंग फर्दर, अभी हमारे पास ना काफी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रहे हैं। इफ यू थिंक दे आर रेलिवेंट विद योर प्रोडक्ट तो ऐड कर देना, अगर लग रहा है कि इरेलीवेंट है तो मत ऐड करना। टिल ये वाले पोर्शन तक, यहाँ तक सिर्फ जेंडर ऑडियंस तक जो सेक्शंस हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद के सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही कुछ कंपल्शन है। अगर आपको कोई सेक्शन लग रहा है कि जो आपको नहीं पता तो आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, क्योंकि इतने सारे सेक्शंस जो होते हैं वो हर सेक्शन रेलिवेंट नहीं होता। यहाँ पे देखो आपको बुलेट पॉइंट ऐड करने हैं, हियर यू हैव टू ऐड द बुलेट पॉइंट्स। ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है, जितने आपको रेलिवेंट लग रहे हैं फिल कर देना, जो नहीं है यहाँ पे कीवर्ड्स का ऑप्शन भी आ गया। सो इस तरीके से यहाँ पे सारे ऑप्शन आएंगे जो हमने कल 1 by 1 लिस्टिंग में देखे थे। ओके प्रथम, आई विल रिपीट द वेरिएशन पार्ट हेयर। बल्क लिस्टिंग का कह रहे हो या सिंगल लिस्टिंग का? इसी वाले की बात कर रहे हो? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप फिल करोगे लाइक आर यू एडिंग द पेरेंट प्रोडक्ट और चाइल्ड प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे जब मैं इस पे हूँ, मैं इसका ड्रॉप डाउन आता है, यहाँ पे वैलिड वैल्यूज में जाना। वैलिड वैल्यूज में ना आपको कुछ यहाँ पे जो प्रोडक्ट है जिनके ड्रॉप डाउन होते हैं वो दिखता है। तो वेरिएशन में आपको सबसे पहले ये मिलता है कि आप पेरेंट प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो या चाइल्ड प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, दो वेरिएशन ये मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे यही फिल करोगे। उसके बाद अगर आप चाइल्ड प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, कल ही तो बताया था मोहम्मद, ठीक है? यहाँ पे आप SKU फिल करोगे। वेरिएशन की थीम क्या होती है जो हमने कल सिलेक्ट करी थी, ये देखो वेरिएशन की थीम, बेबी प्रोडक्ट में ये थीम्स आएंगी, फ्लेवर, साइज, कलर, कलर साइज, साइज नेम एंड साइज कलर। उसके बाद उसके नीचे आएगा कलर नेम, साइज नेम। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आप अपना थीम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? देन रिलेशनशिप टाइप की अगर हम बात करें, सो रिलेशनशिप टाइप में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक्सेसरीज या वेरिएशन। तो वी आर एडिंग द वेरिएशन, तो वी विल ऐड वेरिएशन हियर। हमेशा वेरिएशन ही सिलेक्ट करना, एक्सेसरीज कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। क्लियर है यहाँ तक? एवरीबॉडी इज क्लियर टिल हियर? ठीक है, सो इस तरह से आपको अपनी बल्क अपलोडिंग की शीट क्रिएट करनी है। देन इसको एज इट इज जितनी चीजें आपने फिल करी हैं उसको सेव कर लेना, कंट्रोल एस करके इस शीट को। देन आफ्टर सेविंग दिस शीट आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाओगे दोबारा से गूगल मीट पे, सॉरी amazon.in पे, एंड इस पेज पे आने के बाद अगेन you have to click on upload your inventory file, ठीक है? यहाँ पे जाना,
यहाँ पे आपको फाइल सिलेक्ट करनी है, सो यू विल सिलेक्ट इन्वेंट्री फाइल फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज। ये सिलेक्ट करने के बाद अपनी फाइल अपलोड करना है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी ऐड करनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप ऐड कर सकते हो, पर्टिकुलरली जिसपे यू विल गेट द नोटिफिकेशन जब आपके 1000 प्रोडक्ट या 2000 प्रोडक्ट्स एक साथ अपलोड हो जाएंगे तो आपके पास ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसको एक्सेल ही रहने देना और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना एंड योर एक्सेल फाइल विल बी क्रिएटेड। क्लियर हो गया? सब लोगों को क्लियर है? Yes or no? Everybody is clear till here? Please repeat. कौन सा repeat करें? बताओ DS Hubs. What do you want me to repeat? So guys, this last step. Okay. So after saving the Excel sheet, आपको ना यहाँ पे जाना है। दोबारा से मैंने यहाँ पे अपनी फाइल डाउनलोड करी थी, उसके बाद I'll click on upload your inventory file. यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे select करेंगे, select the file inventory files for specific categories. फाइल अपलोड करेंगे यहाँ पे अपनी, जो मेरी एक्सेल शीट है। देन यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डालूंगी, क्योंकि जब मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपलोड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मेरे पास एक ईमेल आएगी, तो यहाँ पे मैं उसके लिए अपनी ईमेल आईडी यूज करूंगी एंड देन आई विल क्लिक ऑन अपलोड। ठीक है डीएस, अब क्लियर हो गया? ओके, यहाँ तक सब लोगों को क्लैरिटी है? यस और नो? एवरीबॉडी इज क्लियर टिल दिस पार्ट? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गाइस अमेज़न की फीस। नाउ वी विल डिस्कस द फीस ऑफ अमेज़न, कि अमेज़न किस हिसाब से हमारी फीस डिडक्ट करता है। सो गाइस अमेज़न की जितनी भी टाइप की फीस है ना, अभी मैं यहाँ पे लिखवाने वाली हूँ, सब लोग प्लीज नोट डाउन करते जाना। सो अमेज़न की मेजरली 3 टाइप की फीस आती है इन द केस ऑफ इजी शिपमेंट। इजी शिपमेंट के केस में अमेज़न की 3 टाइप्स की फीस होती है, रेफरल फी, क्लोजिंग फी एंड वेट हैंडलिंग फीस। ठीक है, अब ये जो मेरी रेफरल फीस है, ठीक है, रेफरल फीस डिसाइड होती है गाइस डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ माय प्रोडक्ट। जिस हिसाब से मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरी है उस हिसाब से मेरी रेफरल फीस चार्ज होगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सब लोगों को समझ आया? रेफरल फीस यूजुअली चार्ज होती है डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ योर प्रोडक्ट एंड जो जब ये चार्ज होती है गाइस, सो ये चार्ज कैसी होती है, जैसे आपके पास कोई ऑर्डर आता है, विदाउट ऑर्डर ये कभी चार्ज नहीं होती है। इट इज यूजुअली चार्ज वेन एवर यू रिसीव एनी ऑर्डर। ठीक है, जैसे ही आपके पास कोई ऑर्डर आएगा तब आपकी ये फीस जो होगी ये चार्ज होगी। अब जैसे ऑटोमोटिव कार एंड एक्सेसरीज है, इस पे अगर मैंने टाइप किया तो यहाँ पे आ रहा है टायर्स एंड रिम्स, व्हीकल्स, अदर सब कैटेगरी 20%, फ्लोर मैट, सीट, कार बाइक कवर्स, राइड गियर, फेस कवर एंड ग्लव्स 13%। तो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज हो रही है। सेम अगर मैं जाऊं यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज बेबी प्रोडक्ट्स, टॉयज एंड एजुकेशन। So baby products पे they are charging 6%, baby hard lines that is swings, bouncers, rockers जो भी है उनका उस पे 8%, craft material पे 8%, toys पे 9.5% and toys and drones पे 10.5%। So guys ये जो फीस है ना ये हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, पहली चीज। और ये चार्ज तभी होती है जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है। If you are not having any order on Amazon, in that case
Amazon आपसे कोई फीस डिडक्ट नहीं करता है, ठीक है। उस केस में Amazon आपसे कोई फीस डिडक्ट नहीं करेगा। यहां तक क्लियर हो गया? Referral fees is charged on MRP or selling price. Selling price. Always the fees will be charged on the selling price. MRP पे कोई फीस चार्ज नहीं होगी, ठीक है। रेफरल फीस इज क्लियर टू एवरीवन? रेफरल फीस सब लोगों को क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आते हैं क्लोजिंग फीस पे। दिस फीस इज ऑल्सो चार्ज वेन एवर यू रिसीव योर ऑर्डर एंड इट इज ओवर एंड अबव द रेफरल फी। ये रेफरल फी में इंक्लूडेड नहीं होती, इट इज ओवर एंड अबव द रेफरल फी एंड इट इज चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके ऊपर मैटर करेगा ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है दैट इज 0 to 250 5 रुपीज रहेगी, 251 to 500 8 रुपीज, 501 to 1000 28 एंड 1000 प्लस 50 रुपीज। क्लियर हुआ? 0 to 250 5 rupees closing fee, 251 to 500 8 rupees closing fee, 501 to 1000 28 and 1000 plus 50 rupees। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस सब लोगों को? यहाँ तक क्लोजिंग फी भी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया रेफरल एंड क्लोजिंग फी? ओके, अब हम समझते हैं आगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट FBA। सबसे पहले तो सो गाइस देयर आर सम ऑफ द बेसिक डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर FBA। ये डॉक्यूमेंट्स लिख लो सब लोग। आई एम राइटिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन माई नोटपैड, यहाँ से आप कॉपी कर लो सब लोग जो डॉक्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज APOB, जिसको हम बोलते हैं another place of business। ठीक है, फर्स्ट इज इफ अ बायर रिफ्यूज्ड अ ऑर्डर देन रेफरल फीस रिवर्स। अभी ये वाला डिस्कस करते हैं सोनू केस, अभी मैं इस पे आऊंगी कैंसिलेशन और इस पे, ठीक है। टिल दैट जस्ट वेट। सेकेंड पे ये लिख लो गाइस सब लोग डॉक्यूमेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है NOC, दैट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। देन APOB है, NOC है, BSA जिसको हम बोलते हैं बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट। लिख लिया गाइस सब लोगों ने यहां तक? एंड द फोर्थ वन इज रेगुलर GST। गाइस ये डॉक्यूमेंट सब लोग लिख के प्लीज एक बार चैट बॉक्स में डन लिख देना। हो गया, ठीक है। समझते हैं, अब समझते हैं APOB दैट इज अनदर प्लेस ऑफ बिजनेस। गाइस सबसे बेसिक चीज है APOB आपके इसमें FBA में। ये हम डॉक्यूमेंट्स किसके पढ़ रहे हैं? FBA के। FBA डॉक्यूमेंट्स हैं ये, ठीक है। अब FBA के केस में क्या है, आपका अनदर प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, यस और नो? आप जहां से काम कर रहे हो उसका प्लेस चेंज हो रहा है,
इज इट करेक्ट? यस और नो? ठीक है। सो जब आपका ये प्लेस चेंज हो रहा है उस केस में क्या होगा, आपका जो जीएसटी पोर्टल है, इन दैट जीएसटी पोर्टल आपका जो सीए है, दैट पर्सन विल एड द अनदर प्लेस, जो मतलब वेयर हाउस है Amazon का, उसका एड्रेस आपके जीएसटी पोर्टल में ऐड करेंगे इन एपीओबी। ये आप खुद नहीं कर सकते, आपका सीए या कोई अकाउंटेंट ही करेगा। आपका जीएसटी पोर्टल ओपन करके उसमें एपीओबी का एक प्लेस होता है, वहां पे एक एड्रेस ऐड करना है, उसको बोल देना, वो वेयर हाउस का एड्रेस अपने आप ऐड कर देगा और वो वेयर हाउस का एड्रेस आपको Amazon प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? सब लोगों को क्लियर हो गया एपीओबी? यस और नो? यस मैम। ओके, then it is NOC, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। ठीक है, आफ्टर एडिंग एपीओबी आपके पास एक ARN नंबर आता है, वो नंबर आपको एफपीए पोर्टल में लिखना होता है, मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, उसके बाद एनओसी आता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, एंड बीएसए बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट। ये जो दो डॉक्यूमेंट्स एनओसी एंड बीएसए, दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय Amazon itself। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है एनओसी, वो ये कहता है बिकॉज यू आर चेंजिंग योर ऑपरेटिंग सेंटर, क्योंकि आप वहां से आप ऑपरेट कर रहे हो अपनी डिलीवरी और वो सारी चीजें, दैट्स वाई उसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये होता है दैट यू आर एग्री टू चेंज योर प्लेस ऑफ ऑपरेटिंग सेंटर, नोबडी हैज फोर्स यू टू चेंज इट। इस तरह से एक डॉक्यूमेंट है जो आपको Amazon सेंड करता है इन द केस ऑफ एनओसी। एंड उसके बाद आता है बीएसए, दैट इज बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट। ये डॉक्यूमेंट भी आपको Amazon कर सेंड करता है, जिसमें ये लिखा होता है क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट्स Amazon को दे रहे हो, इन दैट केस अगर आपके प्रोडक्ट पे कोई भी डैमेज हो जाता है तो Amazon आपको रीइंबर्समेंट देगा। Amazon will give you the reimbursement on the products. This is what the business solution agreement is. Clear है guys? यहाँ तक सब लोगों को Yes, ma'am. क्लैरिटी है? Guys, what is the difference between regular GST and composite GST? दो तरह के जीएसटी होते हैं हम लोगों के, रेगुलर जीएसटी में और कॉम्पोजिट जीएसटी में क्या डिफरेंस है? रेगुलर जीएसटी पर मंथ ऐड होता है और कॉम्प्लीमेंट्री हर 3 महीने बाद। ओके, सो ये रेगुलर जीएसटी में भी तो हम लोग क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। In the regular GST also we can find the quarterly. In regular GST you can pass ITC. In composite you cannot pass ITC. गाइज देखो, जो बेसिक डिफरेंस है रेगुलर और कॉम्पोजिट का भी है। कॉम्पोजिट जीएसटी आपका एक स्टेट में काम करता है, रेगुलर जीएसटी आपका पैन इंडिया में काम करता है। सो आपको रेगुलर जीएसटी चाहिए जो आपका पैन इंडिया में वर्क कर रहा है। क्लियर है? इन दैट केस यू नीड so in short regular you can do B2B। एक मिनट, ये हुजैफा ने क्या लिखा? सो इन शॉर्ट रेगुलर जीएसटी यू कैन डू B2B, ठीक है, एंड B2P। B2C तो सुना है, B2P क्या होता है गाइस? आई डिडंट हैव हर्ड अबाउट B2P, दैट इज B2C हो सकता है, बट इन कॉम सॉरी ओके B2C है, ठीक है, and B2C yes, and in composite you cannot do B2B। no, actually B2B भी कर सकते हैं but that is in state, एक ही स्टेट में कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप और सप्लायर सेम स्टेट में हो। no, like in the case of composite GST you can deal with B2B if the supplier is also in the same state। as GST input is not availed by B2B।
आई डोंट नो हुसैफा, फिर हो सकता है आपके पास अगर कोई अपडेट हो, बट मैंने आपको मेजर अपडेट बता दिया है। रेगुलर वो होता है जो हमारा पैन इंडिया में यूज होता है, इट इज यूज फॉर B2B एंड B2C। एक बार अगर कोई अकाउंटेंट होगा तो वो क्लियर कर देगा बीच में, ठीक है। तो हमें रेगुलर जीएसटी चाहिए, कॉम्पोजिट जीएसटी नहीं चाहिए। सिंपल। नाउ वी विल डिस्कस द फीस ऑफ एफबीए। अब हम एफबीए की फीस डिस्कस करते हैं गाइस। एफबीए के केस में हमारी रेफरल फी सेम रहती है। Our referral fee will remain same, closing fee चेंज हो जाती है in the case of FBA। So यहाँ पे हम closing fee देखते हैं FBA की। अगर आपका प्रोडक्ट 0 to 250 है तो 25 रुपीज, और इजी शिप के केस में इट वॉज 8 रुपीज। 251 to 500 है तो 20 रुपीज, 501 to 1000 का प्रोडक्ट है तो 15 रुपीज, एंड 1000 प्लस है तो 30 रुपीज। ये आपका बेसिक सा क्राइटेरिया रहता है इन द केस ऑफ FBA। और ये एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है गाइस। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की जो लिस्ट है वो यहाँ पे है। यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्प्टेड कैटेगरी, जिसमें ये देखो बुक्स, सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट्स में, देन उसके बाद ग्रोसरी आइटम्स में, देन ब्यूटी, हेल्थ एंड पेट प्रोडक्ट्स में, क्लोथिंग, फैशन एंड फैशन एक्सेसरीज में, होम डेकोर में भी है, जिसमें आपको एग्जाम्प्टेड वाला ही क्लोजिंग वो लगेगा, क्लोजिंग फीस चार्ज होगी। ऑटोमोटिव एंड कार एक्सेसरीज में आपकी टायर्स एंड रिम्स, लुब्रिकेंट्स, कार पार्ट्स, बट इन द केस ऑफ एफबी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। सो आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हो जिन जिन प्रोडक्ट्स पे आपको कैटेगरी एग्जाम्पशन मिलता है इन द केस ऑफ एफबी। ठीक है। सो अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 0 to 250 है तो दोनों सेम है, दैट इज 25 25, 251 to 520 और यहाँ पे 12 आना है, 501 to 1000 दैट इज 15 एंड 15, एंड 1000 दैट इज प्लस इट इज 30 लगेगा ऑल कैटेगरीज के लिए, 26 लगेगा एग्जाम्प्टेड के लिए। क्लियर है फीस? सब लोगों को क्लियर है गाइस? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस फीस? ठीक है। अब बात करते हैं एफबीए की शिपिंग चार्जेस। सो एफबीए में हम लोगों के सबसे पहले तो एक फीस और होती है विच इज नोन एज पिक एंड पैक फी। ठीक है। पिक एंड पैक फी जो होती है दैट इज ऑल्सो चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर स्टैंडर्ड साइज आइटम इट इज 10 रुपीज, फॉर ओवर साइज आइटम इट इज 50 रुपीज। इफ द अमाउंट इज 100 900, ओके, अगर 900 है, in that case it will be in this category, means 15 rupees closing fee will be there। 15 Huzefa? या ओके, अभी हम पढ़ रहे थे नॉट 25 प्लस 20 प्लस 15, नो 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 गाइस, ये स्लैब रेट है इसके। 501 से लेकर 1000 के बीच में अगर आपका प्रोडक्ट आता तो सिर्फ 15 रुपए चार्ज होंगे, नॉट 25 प्लस 20 प्लस 15। ठीक है, दीज आर द स्लैब रेट्स। आर यू क्लियर हुजैफा? So in the courier charges it was not, it was in the courier charges, इसमें courier charges added नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ FBA का पार्ट है क्लोजिंग फी का। नो कोरियर चार्जेस आर एडेड टिल हियर। यहाँ तक अभी कोई कोरियर चार्जेस हमने ऐड नहीं करे हैं। ओके हुजैफा, कंफ्यूजन दूर हो गई आपकी? अभी ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गाइस, 3 तरह की फीस और होती है एफबीए के केस में। फर्स्ट इज पिक एंड पैक फी, दैट इज चार्ज 10 रुपीज फॉर स्टैंडर्ड आइटम, 50 रुपीज फॉर हेवी एंड बल्की आइटम। व्हाई इट इज चार्जिंग पिक एंड पैक फी? क्यों चार्ज कर रहे हैं गाइस?
एनी रीजन ऑफ चार्जिंग द पिक एंड पैक फी? कोई आइडिया क्यों चार्ज करते हैं पिक एंड पैक फी? बताओ गाइस। बिकॉज दे पैक, एग्जैक्टली, क्योंकि वो हमारी जगह पे हमारे मटेरियल को पैक करते हैं, तो उस केस में जो भी उनके मटेरियल की कॉस्टिंग होती है, इस वजह से यहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्ड आइटम, स्टैंडर्ड ही प्राइस बना दिया है, 10 फॉर स्टैंडर्ड और 50 फॉर ओवरसाइज आइटम्स. देन इट इज स्टोरेज फीस of FBA only. This is the fee charged for storing your products in Amazon Fulfillment Center, costing 20 rupees per cubic foot every month. Yes, हुजैफा बिल्कुल करेक्ट है वो तो. ठीक है, अभी हमसे स्टोरेज फीस चार्ज कर रहे हैं 20 रुपीज पर क्यूबिक फुट एवरी मंथ. ठीक है, दिस इज द फीस charge for storing your products in the Amazon Fulfillment Center, costing rupees 20 per cubic foot every month. हर मंथ ये चार्ज होगी क्योंकि वो वेयर हाउस में हमारे प्रोडक्ट्स रख भी रहे हैं. क्लियर है? स्टोरेज फीस क्लियर हो गई? ठीक है, परफेक्ट. अब हम देखते हैं एफबीए रिमूवल फीस. फॉर एग्जाम्पल गाइज, आई वॉन्ट टू रिमूव माई प्रोडक्ट्स फ्रॉम एफबीए. मतलब मुझे अपने प्रोडक्ट्स एफबीए में नहीं रखने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से अमेजोन जो है वो ज्यादा फीस चार्ज कर रहा है, या कोई भी रीजन हो सकता है. तो उस वजह से अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स रिमूव करना चाहती हूँ एफबीए से, सो इन दैट केस FBA removal fees for standard size item it is 10. Standard size for expedite shipping. Guys, what is expedite shipping? एक्सपीडिट शिपिंग क्या होती है? yes, fast delivery. that means within 24 hours, within same day you will get your products. तो आप उनके वेयर हाउस से आपके वेयर हाउस तक या आपकी शॉप ऑफिस तक आपके प्रोडक्ट्स वो सेम डे पे ही पहुंचा देंगे. ठीक है, देन आते हैं हैवी एंड बल्की आइटम्स पे. हैवी एंड बल्की आइटम्स के केस में गाइस, दोनों केसेस में दे आर चार्जिंग 100 रुपीज, बट इट इज एक्सक्लूडेड जीएसटी. बट जो ये चार्ज होता है ये एक्सक्लूडेड जीएसटी है. जितनी भी फीस मैंने अभी तक बताई है, रेफरल फी, क्लोजिंग फीस, शिपिंग फीस, एफबीए रिमूवल फी, स्टोरेज फीस, पिक एंड पैक फी, एवरी फीस इज एक्सक्लूडेड जीएसटी. सब पे 18% जीएसटी चार्ज होता है. ठीक है, क्लियर हो गया गाइस सब लोगों को यहाँ तक? नाउ लेट मी नो कि कौन से प्रोडक्ट्स के लिए एफबी अच्छा है और कौन से प्रोडक्ट्स के लिए इजी शिपमेंट अच्छा है. बताओ गाइस. आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट्स के लिए इजी शिपमेंट अच्छा है और कौन से प्रोडक्ट्स के लिए एफबी अच्छा है? फॉर ग्रोसरी इज इजी शिप इज प्रेफरेबल. नो आइडिया. ओके, और कुछ? प्रोडक्ट्स दैट आर प्रेफर फॉर द सेम डिलीवरी ऑफ द कस्टमर. गाइस देखो, एक चीज समझते हैं, इसको आप कैलकुलेट करना सीखो फीस के थ्रू. द प्रोडक्ट्स विच आर अंडर 500 उनके लिए इजी शिपमेंट बेटर है, एंड द प्रोडक्ट्स विच आर मोर देन ₹500 उनके लिए एफबी अच्छा है. क्योंकि आप क्लोजिंग फीस में डिफरेंस देखो,
यहाँ पे आपका 0 to 250 25 रुपीज है, एंड इन द केस ऑफ इजी शिपमेंट इट इज ओनली 8 रुपीज। ठीक है, तो फीस का कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है इस केस में? क्लियर हुआ गाइस सब लोगों को? yes or no? everybody is clear? प्लीज रिपीट। ठीक है मोहम्मद, देखो जो प्रोडक्ट हमारे 0 to 250 के 0 to 500 के बीच में है, मतलब यहां तक दो स्लैब में आ रहे हैं 500 तक, उनके केस में आप इजी शिपमेंट यूज करना। अब उसके बाद के जो प्रोडक्ट हैं, मतलब 500 से लेकर 1000 प्लस वाले, 501 to 1000 प्लस, उस केस में आप एफ बी ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि उस केस में आपकी फीस डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्लियर टिल हेयर? यस मैम। ठीक है, ओके, परफेक्ट। गाइस जितना हमने कल पढ़ा था और जितना हमने अभी तक पढ़ा है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस और नो? कैन यू एक्सप्लेन पीपीयू अगेन? पीपीयू इज पर पैकेट यूनिट। एक पैकेट में आप कितनी यूनिट प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज व्हाट पीपीयू इज। अगर आप एक पैकेट में 2 यूनिट प्रोवाइड कर रहे हो, इट विल बी 2। अगर 3 यूनिट प्रोवाइड कर रहे हो तो 3 आ जाएगा। ठीक है, yes, I have in variation of yesterday, will message you after the end of the session। हुजैफा एक बारी मुझसे एंड ऑफ द सेशन में पूछ ही लेना। मैसेज क्या करोगे? आई विल सी इट देन आई विल रिप्लाई। इट इज बेटर कि आपका हो सकता है मे बी इट विल हेल्प अदर पीपल टू अंडरस्टैंड आल्सो। ओके, आगे चलते हैं गाइस अब हम। ओके ओके, ठीक है। सो गाइस अब हम थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट पे चलते हैं। एवरीबॉडी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थियोरेटिकल पार्ट, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। गाइस किसी को ए टू जेड क्लेम के बारे में पता है? व्हाट इज ए टू जेड क्लेम? वेरिएशन विद एग्जांपल। ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद एग्जांपल। व्हाट इज ए टू जेड क्लेम, ये बताओ। किसी को आइडिया है? क्या है रिटर्न क्लेम? Even for breakage, Amazon fulfills the warranty, not the seller. Huzefa, are you asking from me or are you telling to me? अच्छा ओके। सो गाइज ए टू जेड क्लेम समझते हैं, उससे पहले ना एक चीज और समझते हैं
cancellation fees. Everybody note it down, the cancellation fees. cancellation fees क्या होती है guys? If you cancel your order, मतलब आप एक सेलर हो, आप अपना ऑर्डर खुद ही कैंसिल कर देते हो बिकॉज ऑफ द रीजन, फर्स्ट थिंग, क्यों कैंसिल करते हो? पहली चीज, या तो आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है, या यू आर आउट ऑफ स्टेशन, और एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है प्रोडक्ट कैंसिल करने का, या तो मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, खत्म हो गया, या फिर मैं खुद ही आउट ऑफ स्टेशन गई हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू फुलफिल दैट ऑर्डर. सो उस केस में जो कैंसिलेशन फीस है ना, Amazon will charge you 100% of the ESD, 100% of the ESD before 100% of 100% of referral fee, 100% of referral fee before ESD and 150% of referral fee after ESD. सब लोगों ने लिखी डेफिनेशन कैंसिलेशन फीस की? Again repeat, ma'am, please. Yeah, please, I'm repeating it. Amazon will charge 100% of the referral fee before ESD and 150% of the referral fee after ESD. ठीक है? ESD, it's not B, D. D for dog. Yes, it's ESD. इसकी फुल फॉर्म है एस्टिमेटेड डिलीवरी. एस्टिमेटेड डिलीवरी. एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम होता है 2 to 3 days. विद इन 3 days अगर आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर या डिस्पैच नहीं करते हो और उसके बाद कैंसिल करते हो तो Amazon 150% रेफरल फी चार्ज करेगा, और विद इन 1 to 3 days कैंसिल कर देते हो तो 100% रेफरल फी चार्ज होगी. क्लियर हो गया सब लोगों को? यस और नो? Yes, ma'am. ओके. अब हम आते हैं इस पे A to Z गारंटी क्लेम पे. A to Z गारंटी क्लेम ये कहता है इफ यू sell your product on the basis of self shipment, अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल्फ शिपमेंट के बेसिस पे सेल करते हो, एंड इन दैट केस योर कस्टमर कैंसल्स द ऑर्डर या फिर रिटर्न्स द ऑर्डर बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट इज डैमेज और डिफेक्टिव, it is incorrect item, it is late shipment, or it is incorrect payment. In that case, seller have to pay full claim to your customer within 3 days of that time. Within 3 days लिख दो, टैट मत लिखो. Within 3 days of time. 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपने कस्टमर का पूरा पैसा वापस करना होता है, इन केस अगर आपके पास आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है इन द केस ऑफ सेल्फ शिपमेंट. क्लियर है सब लोगों को? एवरीबॉडी इज क्लियर टिल हियर? यस और नो? ठीक है. A to Z क्लेम समझ आ गया. नेक्स्ट चलते हैं सेफ्टी क्लेम. इसको हम बोलते हैं सेफ्टी पॉलिसी.
फुल फॉर्म लिख लो गाइस सब लोग इसकी सेफ्टी पॉलिसी की। सेलर एश्योरेंस फॉर ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। सेलर एश्योरेंस फॉर ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, सब लोग एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं सेलर एश्योरेंस फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स? पर्टिकुलरली ये हम तब यूज करते हैं whenever I have sold my product, मैं अपना प्रोडक्ट बेच चुकी हूँ, ठीक है, बेचने के बाद मेरे पास वो प्रोडक्ट रिटर्न में आता है, कस्टमर या तो उसे यूज कर लेता है या उसे डैमेज कर देता है, या फिर वो प्रोडक्ट Amazon से डैमेज हो जाता है बाय मिस्टेक, तो मुझे उसका रीइंबर्समेंट चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपना प्रोडक्ट सही भेजा था। अब Amazon की तरफ से कुछ डैमेज हुआ या कस्टमर ने डैमेज किया, दैट वाज नॉट माय फॉल्ट, वो मेरा फॉल्ट नहीं था। सो इस वजह से जो आपका रीइंबर्समेंट है, रीइंबर्समेंट विल बी गिवन बाय Amazon। इस अगर आप ये क्लेम करते हो और इस केस में अगर आपका प्रोडक्ट जो होता है वो डैमेज हो जाता है, तो आपको क्लेम पास करना है और क्लेम विद इन 7 days ऑफ रिटर्न फाइल करना है। अगर आप 7 दिन के बाद इसको क्लेम करते हो सेफ्टी क्लेम को, तो आपको कोई भी कैशबैक या कोई भी रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। Then you will not be eligible for any type of reimbursement. Clear है? Everybody is clear till here? सेफ्टी पॉलिसी सब लोगों को क्लियर हो गई है? एक बारी देख लें सेफ्टी क्लेम कैसे फाइल करते हैं। फॉर दैट आई विल गो इन Amazon Seller Central। ठीक है, यहां पे अब मैं जाऊंगी ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स के नीचे सबसे लास्ट में मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, ऑर्डर्स में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है मैनेज सेफ्टी क्लेम का। I'll click on it। ठीक है, यहां पे I'll click on file a new safety claim। यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी लिखूंगी जो मुझे जनरेटेड होती है Amazon की तरफ से। I will add this order ID। आफ्टर दैट Amazon will check कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं उस ऑर्डर आईडी के लिए, एंड देन मुझे से वहां पे मेरे प्रोडक्ट की इमेजेस और ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, एंड देन ओनली आई कैन फाइल माय सेफ्टी क्लेम। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस सब लोगों को सेफ्टी क्लेम तक? yes or no, everybody is clear till the safety claim part? And this Amazon will decide, ma'am, where did you go for the claim? Okay, Pratham, for the claim you have to go in the order section and there is a last option of manage safety claim। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? What about the product? Kunal, what you are asking I didn't get। कौन सा प्रोडक्ट? जो प्रोडक्ट डैमेज हुआ है वो प्रोडक्ट एफबीए के अंडर होगा ना डैमेज, क्योंकि एफबी उसको अमेज़न पैक कर रहा है नो, और इन द केस ऑफ इजी शिपमेंट। रीइंबर्समेंट कस्टमर को ये इजी शिपमेंट में होता है। हाँ ओके, तो ये प्रोडक्ट हमें वापस आ जाएगा बिल्कुल वापस आएगा, तभी तो आपको कस्टमर पता की तरफ चलेगा। से। हाँ,
वापस आएगा तभी आपको पता चलेगा वो डैमेज है। हो सकता है आपने सही भेजा हो, या तो कस्टमर ने यूज कर लिया उस प्रोडक्ट को और आपको वापस भेज दिया, या फिर हो सकता है अमेजोन से डिलीवरी के टाइम पे डैमेज हो गया हो। ओके ठीक है, ओके मैम। ओके गाइस, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया ना सेफ्टी क्लेम? Okay guys, now we'll take a break of 20 minutes. We'll get back again and then we will continue the session. ठीक है? Okay guys, thank you.